आज कोरिलेशन मेथड दिखा रही हूँ। हमारे सिलेबस में 3 तरह के कोरिलेशन के क्वेश्चन आते हैं, स्पीयरमैन, पियर्सन एंड कैंडलटाउन। अब ये नाम से ही आते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि हमें कौन सा आएगा तो क्या करें। इनका नाम लिखा हुआ आता है, स्पीयरमैन आएगा तो उसमें स्पीयरमैन लिखा होगा। अब पियर्सन का एक दूसरा नाम याद कर लो, प्रोडक्ट मूवमेंट, वो डिफरेंट आ सकता है, होता नहीं है बट इन केस 1% चांस है। पियर्सन का प्रोडक्ट मूवमेंट सेकंड नेम है, अगर वो लिखा आता है तो हमें वो करना है, कैंडलटाउन नाम से आता है। तो अभी मैं आपको स्पीयरमैन सिखा रही हूँ, स्पीयरमैन कोरिलेशन। इट इज क्वाइट इजी। स्क्रीन आप सब देख रहे हैं, क्वेश्चन जैसे मैंने ऊपर क्वेश्चन भी लिखा हुआ है इसी तरह से हमारे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन लिखा हुआ है। हमें 2 डेटा दिए होते हैं, डेटा ए एंड डेटा बी, और हमें यही जो ऊपर लिखा है, कंप्यूट स्पीयरमैन्स रो फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो जो भी हमें डेटा दिया होता है हम इसको पहले अपना वर्टिकल फॉर्म में इसको ले लेते हैं। इसका ये डेटा एक्स है और ये वाला डेटा वाई है, और फिर इनको रैंकिंग करना है। 40 जो है सबसे छोटा नंबर है, उसको देखो मैंने रैंक 1 दिया। उसके बाद 44 है रैंक 2, उसके बाद 48 है। तो ये वाला काम आप मेरे से शॉर्टकट पूछते थे ना, तो उसमें आप देखो आपको डेटा उसमें सबसे छोटा नंबर है, अपनी पेंसिल से उस पर क्रॉस लगा दो, यानी ये आपका हो गया। नंबर 1 भी डाल सकते हो, या क्रॉस ना लगाओ तो इसके नंबर 1 डाल लो, यहाँ पे इसके नंबर 2 डाल लो। तो ऐसे जब आप नंबरिंग करोगे ना, आपको ये दिख जाएगा कि आपका कोई स्किप तो नहीं हो गया, या किसी को डबलिंग तो नहीं कर दिया आपने। ये चीज आप देख सकते हैं। तो इसका सबका अपना अलग होता है, जिसको जो इजी लगता है वो हम कर सकते हैं। तो बता छोड़िए, तो सबसे पहले डेटा आपको लिखना है, उसको रैंकिंग करना है, डेटा एक्स को भी रैंक करना है और डेटा वाई को भी रैंक करना है। ठीक है, मैंने इसको डेटा ए भी दे रखे थे, फिर मैंने इनको एक्स वाई भी लिख लिया, क्योंकि एक्स वाई से फॉर्मूला याद हम कर रहे हैं तो फॉर्मूला फिर वही बना रहता है, फिक्स रहता है माइंड में। आफ्टर दैट रैंकिंग के बाद हमने क्या किया है कि जो दोनों रैंकिंग आई है, मैम ये जो सीरियल नंबर दे रखा है हमने, ये देना जरूरी है? ये 7 तक ये दे रखा है जो हमने आपने कर रखा है। हम बिल्कुल मनी, देखो यहाँ पे n की वैल्यू 7 निकाली है ना मैंने, ये फॉर्मूले में यूज। ओके ठीक है, तो बहुत सिंपल है। स्पीयरमैन दोनों डेटा को सेपरेटली रैंक करना है। ध्यान रहे, मैन बिटवीन का अकेला ऐसा टेस्ट है जिसमें हम कंबाइंड रैंकिंग देते हैं, बाकी किसी में कंबाइंड रैंकिंग है और उसका इंटरप्रिटेशन भी सबसे अलग है। वो भी मैं आपको एक इमेज ग्रुप पे शेयर कर दूंगी जिससे आप कंपैरेटिव याद रख पाएंगे। तो पहले यहाँ कर लेते हैं, ये हमने डेटा एक्स को रैंक दिया और ये डेटा वाई को रैंक दिया। फिर हमें डी निकालना होता है, कैपिटल डी। कैपिटल डी इज व्हाट? रैंक ऑफ एक्स माइनस रैंक ऑफ वाई। 7 minus 2 5, 5 minus 3 2, 6 minus 6 0, 2 minus 7 minus 5, 4 minus 5 minus 1, 3 minus 1 3 minus 4 minus 1, and 1 minus 1 is 0। डी कैलकुलेट हो गया आपका। इसके बाद डी का स्क्वायर करना है। ठीक है, स्क्वायर करने में नेगेटिव नंबर पॉजिटिव हो जाते, माइनस है 5, तो ये देखो यहाँ पे प्लस का 25 है, जिसके आगे कोई सिंबल नहीं होता, अंडरस्टूड है, उसके आगे प्लस होता है। देन आपने डी स्क्वायर का टोटल निकाल लिया, ये जितने भी नंबर यहाँ पर आए थे स्क्वायर करने के बाद हमारा टोटल आ गया। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। बहुत सिंपल, हमने रैंकिंग किया है और दोनों रैंकिंग का डिफरेंस निकाला है। मैम डज इट मेक्स अ डिफरेंस कि आप किसको x रखते हो और किसको y रखते हो? नॉट एट ऑल। बेसिकली आपको दोनों डेटा को रैंक करना है और रैंक का डिफरेंस निकालना। कोई भी डेटा x रख सकते हो और कोई भी डेटा y रख सकते हो। हाँ बिल्कुल रख सकते, नो इश्यूज इन दैट। बेसिकली रैंक करके, थैंक यू मैम। मेथड को ना रैंक, इस मेथड का दूसरा नाम रैंक डिफरेंस मेथड भी है स्पीयरमैन का। देखो
गाइस ये मैंने जो बॉक्स बनाया है ना, ये इसका फॉर्मूला है। ये जो सिंबल है यहाँ पे, इसको रो पढ़ते हैं। रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन b स्क्वायर अपॉन n इन द ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर ये जो 6 लिखा है ये कांस्टेंट है, ये यही है, फॉर्मूला फिक्स है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ आपको क्या करना है, जो आपका समेशन डी आपने निकाला है ना, हमारा ये निकला है 56, वो वैल्यू पुट करेंगे, और n जो हमने यहाँ पे निकाला था 7, वो वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। डन, इतना सा ही है। आई होप आप सबको आ गया समझ। यस मैम। ओके, अब इसके साथ साथ एक चीज और आप लोग करेंगे। मैम ये n कहाँ से आया? n ये जो सीरियल नंबर है, जितने हमारे डेटा एंट्रीज हैं उनका टोटल है n। ओके ठीक है, अब व्हाट आई एम टेलिंग यू कि यहाँ पर ये मैंने एक बना रखी है टेबल। ये टेबल अगर आप याद कर सकते हो तो याद कर लो, और अगर नहीं भी याद होती है तो आप सिंपली यहाँ पर छोड़ सकते हैं, अपना न्यूमेरिकल यहाँ पर छोड़ सकते हैं। याद रहता है तो इट्स वेल एंड गुड। ये आपका स्केल है कि 0 होता है तो नो कोरिलेशन है, 0 to 0.2 स्लाइड या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कोरिलेशन, देन 0.21 से 0.40 लो। आप ये इधर वाले बेसिक स्टार्टिंग लिमिट्स याद कर लो, 0 से 2, 2 से 4, फिर 4 से 3 हमने गैप लिया है, 4 से 7, देन 7 to 9। तो यहाँ पे आप फिर जो इसका इंटरप्रिटेशन लिखते हो ना लास्ट में, जैसे यहाँ पे मेरा 0 आया है तो मैं इसका इंटरप्रिटेशन क्या लिखूंगी, नो कोरिलेशन। there is no correlation between the given data A and B or X and Y, whatever it is. Done guys? Okay, any confusion? नो मैम। चलो फिर मैं अब आपको सेकंड मेथड सिखा दूं, पियर्सन। यस मैम। यस मैम। ये पियर्सन है, ये थोड़ा सा उससे लेंदी हो जाता है, ज्यादा नहीं है, घबराना नहीं है देख के। तो गाइस हम प्रोडक्ट मूवमेंट कर रहे हैं, इसमें भी हमें ऐसे ही 2 डेटा दिए होते हैं, और नाम से ही आता है कैलकुलेट प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन या पियर्सन्स कोरिलेशन। यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट मूवमेंट लिखा है, इसका दूसरा नाम पियर्सन है, PEARSON, पियर्सन। इसमें क्या करना होता है, इसमें यहाँ पर ये आपको गिवन है, ये वाला डेटा और ये वाला डेटा, बाकी सारा कैलकुलेशन। तो सबसे पहले जो डेटा एंट्रीज हैं उनका टोटल निकाला, ये टोटल है यहाँ पर नीचे वाले कॉलम में, ये वाला टोटल है पूरे डेटा का, ये इस वाले डेटा का टोटल है। ये किस पर्पस के लिए निकाला गया है कि यहाँ पर हमें, ये देखिए, लुक, यहाँ पर हमें mx निकालना है। व्हाट इज mx? दिस वैल्यू मीन तो सबको निकालना आता है। जो टोटल है आपका, उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये सीरियल नंबर, आपकी टोटल कितनी एंट्रीज है, 10 है, तो हमने 450 को 10 से डिवाइड किया, इट इज 4.5, सॉरी 45। हमारा 45 मीन आ गया फर्स्ट डेटा का, और सेकंड भी सेम टोटल आया था तो उसका भी मीन 45 आ गया। अब ध्यान से देखिए इसके बाद क्या करना, ये टोटल निकालने के बाद आपको मीन निकालना है, देन हम डेविएशन निकालते हैं। यहाँ पर ये जो डेटा मेरा है, यहाँ ऊपर कैपिटल X लिखा हुआ है, और यहाँ जो ये -15 -10 है, इसके ऊपर स्मॉल x लिखा है, डेविएशन। डेविएशन होता क्या है और निकलता कैसे है, इसको पहले आप लोग समझ लो थोड़ा सा। कि मान लो क्लास है हमारी, हमारा ग्रुप है 10 बच्चों का, और हम सब 10 हमने टेस्ट दिया है। टेस्ट देने के बाद हमने उसका एक मीन निकाल लिया, जैसे हम क्लास को जनरली कह देते हैं कि 6 क्लास है, या सेक्शन ए गवर्नमेंट स्कूल में कैसा होता है, सेक्शन ए में सबसे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, तो कहते हैं है वो बिल्कुल ही डम्बो बच्चों का होता है, उसको हम कहते हैं तो पासिंग मार्क्स वाले हैं, इनका कंपार्टमेंट आ जाएगा। लेकिन अब जो 90% वाला हमने क्लास का सेक्शन बना रखा है,
उसमें ऐसा तो नहीं है ना कि सारे ही 90 ला रहे हैं, उसमें कोई होगा जो 98% भी ला रहा होगा और कोई होगा जिसका 80% भी आ रहा होगा। एग्री, इस बात से तो सब सहमत हो ना? एवरेज जो होता है वो सबका तो एग्जैक्ट नहीं होता। हाँ जी मैम। ओके, तो डेविएशन होता है, जैसे कि क्लास का मेरा एवरेज 90 आ रहा था और एक बच्चे का स्कोर था 98, तो वो मेरे एवरेज से कितना डेविएट कर रहा है, कितना डिफरेंस है उसका। तो जिसका 98 है उसका डेविएशन +8 है, यानी कि वो एवरेज से ऊपर जा रहा है, और किसी का 80 है तो उसका हो गया -10। एक नॉर्मल वैल्यू से आप कितना आगे हो या कितना पीछे हो, ये आपका डेविएशन होता है। तो हमने पूरे डेटा का मीन निकाला 45, और अब हम डेविएशन देख मीन मैम, रहे हैं। 1 मिनट, मीन जो हमने निकाला है ये तो सीरियल नंबर का पूरा टोटल है ना? सीरियल नंबर का नहीं मनी, जो ऑब्जर्वेशन दे रखी थी ना, ये वाली जो डेटा दे रखा था, डेटा के टोटल को ओके, ऑब्जर्वेशन के टोटल से डिवाइड किया। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। ठीक है, मीन आ गया। अब डेविएशन निकालने के लिए जो x की वैल्यू है, x की पहली वैल्यू हमारी कितनी है? 30। 30 माइनस 45, ये जो वैल्यू है ना, आपको करना कैसे है इसमें? 30 माइनस 45, डिफरेंस आएगा 15 एंड सिंबल वुड बी माइनस। अभी नेक्स्ट देखो, ये वैल्यू है 35। 35 में से मैं 45 माइनस करूंगी तो मेरा 10 आएगा। अगेन दिस इज हैविंग अ वैल्यू ऑफ माइनस। ओके, अब उससे नेक्स्ट अगर मैं 45 वाला देखती हूँ, तो 45 में से 45 माइनस करूंगी तो मेरा कितना आ जाएगा? 0। देखो यहाँ पे 0 लिखा हुआ। 65 पॉजिटिव नंबर है, इसमें से 45 माइनस करूंगी तो मेरा प्लस का 20 आएगा। तो आई होप ये आपको समझ आ गया है प्लस माइनस क्यों आए। अभी जो मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा रही थी, दिस वन, ये वाला कॉलम मैंने कैलकुलेट करके आपको समझाया। दिस वन, एक्सक्यूज मी मैम, मैम जो ये वाला x है और ये वाला y है, दिख रहा आपको? हाँ जी। मैम इनकी यहाँ पे जरूरत नहीं होगी शायद, या यहाँ यूज करने है? सर ये नहीं निकालोगे तो फिर अगला स्टेप नहीं हो पाएगा। मैम नहीं, x माइनस mx से ये वैल्यू निकल रही है -15 -10, लेकिन अगर हम बाहर ब्रैकेट के बाहर x करते हैं तो हमको x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं सर, यू आर नॉट गेटिंग दिस थिंग। लेट मी एक्सप्लेन यू, लेट मी एक्सप्लेन। आप जो बोल रहे हो ना, ये मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने ये शुरू में बताया, शायद आपने मिस किया। जो फर्स्ट वैल्यू है यहाँ पर मैंने कैपिटल एक्स लिखा है, ये जो वैल्यू है ये कैपिटल एक्स है, ये वाली। और जो ये मेरी वैल्यू है ये कैपिटल वाई है। वेट, समबडी इज इन वेटिंग रूम। ओके, ये जो मेरा सेकंड वैल्यू है ये मेरा वाई है। यहाँ पर जो मैंने लिखा है ये थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, मैं आपको बड़ा बड़ा लिख के दिखाती हूँ। ये क्या है, ये मैंने लिखा हुआ है कैपिटल एक्स माइनस एम एक्स दैट इज इक्वल टू स्मॉल एक्स। दिस आई हैव रिटन। अच्छा, इक्वल टू है मैम, ये वो ब्रैकेट का वैल्यू था, उसमें से मैंने मीन को माइनस किया। मल्टीप्लाई नहीं है, वो सिंबलाइज करने के लिए लिखा है कि ये एक्स जो है ये एक्स से निकलता है। ठीक ठीक है। हाँ जी, ओके। डेविएशन को मैंने स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट किया और वाई के डेविएशन को मैंने स्मॉल वाई से किया है, जबकि मेरा डेटा कैपिटल वाई। सर हो गया आपका डाउट क्लियर? यस मैम, क्लियर है। ठीक है, देखिए अब आगे। अब हम जो कर रहे हैं, हमने, अरे यार, हमने डेविएशन निकाल लिया। जैसे x का निकाला है, ये वाला कॉलम हमारा आ गया। इसी तरह से y की वैल्यू, ये y का हमारा डेटा है, इसमें से हम 45 माइनस करके और
स्मॉल y वाला ये डेविएशन निकाल लें। तो हमारे यहाँ पर ये वाली दोनों वैल्यूज आ गई, स्मॉल x एंड स्मॉल y। अब इन दोनों का हम स्क्वायर करेंगे एंड हम वहां पे कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, तो उसी का यूज करें, टाइम सेव होगा। ठीक है, अब जो x की वैल्यू थी 15 माइनस 15, देखो स्क्वायर जिस भी नंबर का करोगे नेगेटिव कभी नहीं आएगा, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना। तो x स्क्वायर में कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं है, सारी पॉजिटिव है। इसी तरह y स्क्वायर सारा पॉजिटिव है, इनका टोटल निकाल लिया और फिर जो ये वैल्यू थी x की और y की, इनको मल्टीप्लाई करके xy निकाला। अब यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको फिर से बता देती हूँ ध्यान रखने का, जब आप x और y को मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो ये आई नो कई लोगों को किडिश लगेगा कि मैं बता रही हूँ, बट जिनका मैथ पुअर है उनको यहाँ प्रॉब्लम आ सकता है, तो इसलिए मैं बिल्कुल ऐसे समझ के कि किसी को कुछ नहीं आता वैसे बता रही हूँ। तो देखो, अगर हम किसी नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी नेगेटिव नंबर से तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव से, इट्स नेगेटिव, पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव, इट्स नेगेटिव, एंड पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव इज पॉजिटिव। यानी पॉजिटिव दो केसेस में आया है जब दोनों सेम सिंबल है, ऐसे याद कर सकते हो आपको। ये क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तो आपका यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू गलत हो जाएगा। ओके, तो सिंबल्स का ध्यान रखते हुए एक्स की वैल्यू को वाई से मल्टीप्लाई करना है। अब एक्स की पहली वैल्यू स्मॉल एक्स की -15 है और वाई की 20 है, तो मल्टीप्लाई किया तो देखो 300 के आगे मेरा सिंबल माइनस है, तो दोनों नेगेटिव सिंबल है, -10 -15, तो मेरा जो है पॉजिटिव आया है। इस तरह से करके इनको मल्टीप्लाई, और जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आंसर जीरो ही रहेगा, ये भी पता है ना? एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम, ये जो मैं पुराने क्वेश्चन पेपर में से आंसर देख रही हूँ ना, इन्होंने एक्चुअली ये x माइनस मीन और y माइनस मीन नहीं किया हुआ है, इन्होंने सीधा x का स्क्वायर और y का स्क्वायर निकाला हुआ है। तो हमने पेपर में ऐसे करना है या वैसे करना है? पियर्सन सम ये स्टैटिस्टिक्स है, हर सम को निकालने के आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं, इट्स अप टू यू आप कौन सा चूज करते हो। तो अगर हम डायरेक्टली जो नॉर्मल x और नॉर्मल y है उसी का स्क्वायर करके फिर x y करके निकाल लें और मीन ना निकालें तो वो सही होगा या गलत होगा? सही होगा, लेकिन उसका फॉर्मूला डिफरेंट होगा फिर। इसमें आप फॉर्मूला ये वाला नहीं लगा पाएंगे फिर। अच्छा, बिल्कुल गलत नहीं है, आई न्यू आप कौन से फॉर्मूला। सॉरी टू इंटरप्ट, बट मैंने भी देखा है जो बुक में है और जो मैम ने कराया है, मैम इज डूइंग द इजीएस्ट वे। अगर हम मैम वाला फॉलो करेंगे इट विल बी वेरी इजी एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अब टाइम नहीं है वो कॉम्प्लिकेशन में घुसने का। सो आई थिंक वी शुड ऑल गो एज पर नीलम मैम। मैम बिल्कुल सिंपलेस्ट। ठीक है, ओके। निष्ठा, आई नो यू आर टॉकिंग अबाउट पेज नंबर 86 ऑफ एसके मंगल। नहीं, दिस इज पेज नंबर 5 ऑफ द ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स जो हमने समेशन कैपिटल एक्स वाई माइनस कैपिटल एक्स इनटू कैपिटल वाई इन द डिनोमिनेटर ऑफ द फिक्स्ड स्क्वायर रूट n into summation x square minus summation x whole square, then again in a bracket. Yeah, this is the formula. The formula is bit complicated and lengthy. अच्छा, तो आपका वहाँ पर आपको मीन नहीं निकालना पड़ेगा, बट उसका फॉर्मूला काफी लंबा चौड़ा है, एक प्लस माइनस या एक स्क्वायर अगर आपने इधर से उधर किया तो आपका पूरा गलत हो जाएगा। इवन इग्नू के जो नोट्स में कई क्वेश्चंस में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज हैं जो कि मैम ने बहुत सिंपल तरीके से करवाए हुए हैं। सो आई थिंक वी कैन गो एज पर मैम। ओके, ठीक है। मैंने जितने फॉर्मूलेज है ना सारे एनालाइज कर लिए थे और फिर जो मुझे इजी लगा मैंने वही किया और वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ओके, ठीक है मैम, फिर मैं ये हटा देती हूँ। ओके, तो ये हमारा एक्स वाई स्क्वायर तक निकल गया गाइस। अब क्लास किसी भी टाइम ओवर हो सकती है, तो ये वाला सम हमारा हो जाएगा। आई होप इट्स मोर देन इनफ फॉर वी पीपल। हम एनोवा कर चुके हैं, काई स्क्वायर, मैन विटनी एंड बोथ 3 टाइप ऑफ कोरिलेशन। जिसको यहाँ तक कैलकुलेशन तक समझ आ गया आप लोग? हाँ जी मैम।
हाँ जी मैम। तो अब हम जो वैल्यूज यूज करने वाले हैं वो वैल्यूज हमारा, इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है जो मैंने ले रखा है, ये है फॉर्मूला पीएसएन निकालने का, समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय इन द स्क्वायर रूट समेशन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड समेशन वाई स्क्वायर, यानी कि ये वाला वैल्यू यूज करोगे। गाइस स्टेप्स की बात अभी मैं बताती हूँ आपको। तो ये 3 वैल्यूज मेरी यूज हुई हैं और मैंने सिर्फ इसको फिर कैलकुलेट किया, नथिंग मोर देन दैट। ये वाला स्टेप तो हम पहले यूज कर चुके हैं, ये वाली वैल्यूज यहाँ मैंने सारी वैल्यूज लिखी हैं और फिर फॉर्मूले में उसको यूज किया है। फॉर्मूले में यूज करके कैलकुलेट करते ही आपका सम कंप्लीट हो जाता है। आप इसको चेक कर सकते हैं। मैम ये नीचे वाला फार्मूला जरा एक बार बताएंगे? हाँ बता रही हूँ हेमंत सर, एक सेकंड दीजिए मुझे आप। हाँ देखो, कौन सा फार्मूला पूछ रहे हो हेमंत सर? ये फार्मूला मैंने बता दिया कि ये है आपका फार्मूला। नहीं मैम ये तो हो गया है, ये तो मैम समझ में आ गया है, लेकिन इसके जो नीचे आपने लिखा है ना 1000 मल्टीप्लाई बाय 1750 इज इक्वल टू 13.22.88, ये 13.1322 कैसे आया, ये जरा समझा दीजिए इसको। सर 1000 इंटू 1750 मल्टीप्लाई करके फिर उसका स्क्वायर रूट भी तो लोगे ना हेमंत जी? वो स्क्वायर रूट में इसमें कैलकुलेटर में होगा? हाँ जी होता है, होता है अच्छा सर। तो वो ओके मैम। ठीक है, और फिर ये 575 को 1322.88 से डिवाइड कर दिया तो आपका वैल्यू आ गया 0.435। और ये मैंने मॉडरेट क्यों लिखा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर लिख लिया। तो मेरा जीरो वाला तो नो कोरिलेशन होता है, यहाँ पर नेग्लिजिबल होता है, और ये मेरा यहाँ पर लो होता है, और 0.41 से ये मॉडरेट होता है, तो इसलिए मैंने इसको फिर मॉडरेट लिख दिया। डन। अभी किसी ने मेरे से पूछा था स्टेप्स के बारे में। गाइस देखो, कुछ क्वेश्चंस हैं जो स्टेप वाइज करने ही हैं, और बहुत अच्छा रहेगा आप स्टेप्स के सारे क्वेश्चन करते हुए स्टेप्स मेंशन करो। हालांकि कोरिलेशन वाले क्वेश्चंस में ना इग्नू की बुक में और ना ही एसके मंगल में कोई स्टेप्स नहीं है, बट स्टिल आई विल सजेस्ट एक नल हाइपोथेसिस जरूर बना देना। ठीक है, नल हाइपोथेसिस तो आप सब लोग पढ़ ही रहे हो, आपको आई होप आप सबको पता है। एक नल हाइपोथेसिस बना देना, और जो भी कैलकुलेशन कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये जो आपने ये कैलकुलेशन वर्क शुरू किया है ये वाला यहाँ से, ये देखो ये वाला जो काम शुरू किया है, सबसे पहला स्टेप 1 तो नल हाइपोथेसिस हो गया। इस कैलकुलेशन पार्ट को स्टेप 2 दे दो, उसके नीचे वाले कैलकुलेशन को स्टेप 3 दे दो, बस ऐसा कर सकते। चलो डन गाइस? डन मैम। मैम थैंक यू वेरी मच, रियली इट इज डायरेक्टली फ्रॉम द हार्ट। एक बार थ्योरी के थोड़े से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता देते प्लीज। थ्योरी के टॉपिक देखो, ग्रुप पे किसी ने पेज शेयर किया हुआ है, पेज पर नैना मैम के बताए हुए इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, और वही इम्पोर्टेंट है, मैंने भी वही किए हैं, जिसमें स्पेसिफिकली पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक का एक डिफरेंस टेबल हम रेडी कर लेंगे, जिसमें assumptions पूछे, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे, वो हम कर लेंगे। एडवांटेज डिसएडवांटेज कुछ भी पूछें, यही लिखना है सारा कुछ। हाँ जी, वैसे थोड़ा सा सेंसिबल तरीके से सोचोगे तो आप उस टेबल में से एडवांटेज डिसएडवांटेज चार्ट पाओगे, अलग अलग करके लिख पाओगे। बेसिक अगर आप याद कर लेते हैं, उसके बाद इन्फ्लुएंशियल और आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का भी एक टॉपिक आप कवर कर लेना, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये वैसे है उस पेज में है, तो उस पेज ये मैम मैंने दोबारा पेज वो कर दिया है, दोबारा भेज दिया मैंने पेज उसमें। थैंक यू मैम। मन मिटने वगैरह कराओगे आप? मैम मैं करा चुकी हूँ। आपने करा दिए? मैम देखने की तो मैम रिकॉर्डेड वीडियो आई थी ना कल, वही मैंने देखी थी रात को, वो मैम ने अच्छा करा अच्छा दिया। अच्छा। हाँ जी, तो आपको देख लेना, बहुत सही से उसमें मैम ने एक्सप्लेन करा हुआ है। बस रिकॉर्डेड में ये भी मैंने करा दिया था, बट इसका वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ था, दैट्स व्हाई आज दोबारा कराना पड़ रहा है, अदरवाइज मैं सारे न्यूमेरिकल करा चुकी हूँ, तो पासिंग सबका आराम से निकल जाएगा, तो चिंता ना करो, बस न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लो गाइस, क्योंकि ये सिर्फ प्रैक्टिस से निकलेंगे, ऐसा नहीं है इजी लगा चलो हो जाएगा, नहीं होगा, मैं भी खूब बहुत प्रैक्टिस करती हूँ,
तो दैट मैं कर पाऊँ, नहीं ऐसा ना हो मैं ही बोल हो जाऊँ सबको। हमें पढ़ाती थी या मैम खुद लुढ़क गई। नहीं मैम ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे नहीं इतना नहीं वो होना चाहिए। चलो क्लास किसी के टाइम ओवर हो जाएगी गाइस, कुछ और आपकी क्वेरीज है तो बोलो। थैंक यू मैम। न्यूमेरिकल पोर्शन कितने नंबर का है? थैंक यू सो मच नीलम। वेलकम ऑल ऑफ यू। न्यूमेरिकल पोर्शन सर मेरे 18 नंबर के हैं मैम। सर 18 के 18 के न्यूमेरिकल हैं मैम। देखो ऐसा है कि हर एक में ना 2 तो न्यूमेरिकल दे रखे हैं और 2 में ये दे रखे हैं, टेस्ट दे रखे हैं 10-10 नंबर वालों में। और जो 6 नंबर से हैं उसके अंदर 2 तो क्वेश्चंस आए हुए हैं ऐसे न्यूमेरिक, इसमें अपना स्पीयरमैन का या पियर्सन्स के कोई भी आया हुआ है, मैन विटनी भी आया हुआ है उसमें। लास्ट 6 इयर्स में यही आया हुआ 2016 से लेकर 19 तक। और 2 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें, जैसे आपका पूछ लिया हाइपोथेसिस क्या होते हैं, नल हाइपोथेसिस क्या होते हैं, या उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज वगैरह यही पूछे गए हैं। बड़े कॉमन से टॉपिक हैं, बहुत ज्यादा इधर उधर का एक हैफज़र्ड वे में नहीं है। आप जो पॉइंट दे रखे हैं ना नैना मैम ने उनके अराउंड करोगे तो आप आंसर कर सकते हैं। और न्यूमेरिकल अगर ये 4 या 5 कर लोगे ना तो पासिंग तो अच्छा ऐसे हैं। हाँ तो जी सर फिर वो ग्रुप पे शेयर कर देना, सबका भला हो जाएगा। हेमंत सर जी मैम। वो 16 उसमें मैम कुछ नहीं, नॉर्मल कर्व का एक तो क्वेश्चन है उसमें, नॉर्मल कर्व के बारे में सारा कुछ पता है, करना पड़ेगा। नॉर्मल कर्व के बारे में सारा डिटेल्स लेनी है। जैसे डिवीजन ऑफ नॉर्मल कर्व हो गया, या फैक्टर कॉजिंग डाइवर्जेंस इन नॉर्मल कर्व हो गया, या प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉर्मल कर्व हो गया। सर आप डिस्प्ले पे शेयर यही कर सकते क्वेश्चन हो। जो है आप क्या करो हेमंत सर, जो आपने एनालाइज किया ना, आपको लग रहा है 16 साल से लगातार आ रहा है, वो आप वो सारे क्वेश्चन पेन डाउन करके और वो पेज जो है ग्रुप पे शेयर कर दो। फिर जिनको स्टैट्स में बहुत प्रॉब्लम है, जो सोच रहे हैं कैसे होगा, वो सब उसको देख करके और वो कर सकते हैं। हाँ मैंने दीप्ति 16 बोलिए नहीं, प्लीज। पिछले लास्ट 4 इयर्स के किए हैं मैम। अच्छा अच्छा ठीक है, सॉरी। तो लास्ट वो भी 4 आप इयर्स। शेयर कर दो। ठीक है हेमंत, आप शेयर कर दो, उससे फिर सबका भला हो जाएगा। याद रखो चलो कर ठीक है भला मैम, तो उनको भला। नोट डाउन मैम कर नोट डाउन करके इसी कर बात देते पे हैं। यकीन। हाँ ठीक है, हाँ बोलिए दीप्ति। Yes, ma'am. I'm still confused about the steps. Actually, like Spearman वाले question में we are first ranking, and then difference, then square. So all these steps we are supposed to make another different tables for this, or we have to do it at once. In just one. In one table only. One go. It's not practical ना कि हम हाँ। तो आई नो फर्स्ट क्लास में नैना मैम ने बोला था हर चीज के लिए अलग टेबल बनाओ, बट इट्स नॉट प्रैक्टिकल। वी हैव ओनली 2 आवर्स। चलो ठीक है गाइस, किसी की और क्वेरीज है तो बोलो प्लीज, फिर एंड करें। आई होप अब सबकी हो चुकी है, तो मिलते हैं स्टैट्स के पेपर में। इफ योर हैंड इज स्टिल रेज्ड, यू वांट टू आस्क समथिंग। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट। पर न्यूमेरिकल्स का बस एक ही तरीका है, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस से ही होगा। आपको देख के इजी लग रहा है, बट होगा नहीं जब तक आप उसको कम से कम 10-15 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे। एंड दिस इज द मिनिमम नंबर व्हिच आई एम स्पीकिंग। इससे ज्यादा ही करना पड़ेगा। ठीक है ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट। ओके और अच्छे मार्क्स भी आ जाए। ठीक है ओके मैम।